हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? आई होप कि तैयारी तो शुरू आप लोगों ने कर ही दी होगी, बिकॉज अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है। ठीक है, मई में एग्ज़ाम है, जून में भी एग्ज़ाम है, कंटिन्यू एग्ज़ाम की श्रृंखला चलती जाएगी और ये सीरीज़ मैं आपको बताती रहूँगी कौन सा एग्ज़ाम कब आ रहा है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी हर एक एग्जामिनेशंस की डिटेल में। ठीक है, फॉर्म कब फिलअप होगा, कैसे कैसे, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपने पहले की क्लासेस में डिस्कस किया है कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, बिकॉज वेन एवर वी चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू यूपीएससी तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैंने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको कुछ भी असुविधा हो, कोई मुश्किल हो, वीडियो नहीं मिल रहा है या जैसे कि, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बता दीजिएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन में स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये भी एक सीरीज चलेगा, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, और जब तक इसके क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं हो जाते। फाइव फाइव क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ सके। एमसीक्यू का मोटिव सिर्फ ए बी सी डी चूज करना नहीं रहेगा, मोटिव ये रहेगा कि सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपको हेल्प करेगी आपके सारे एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप चाहे नेट एग्जाम दें, चाहे सेट एग्जामिनेशन दें, कोई रेलवे का एग्जामिनेशन दें, कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल आप देते हैं तो आपको हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी मेरे एमसीक्यूज हैं ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑल द बेस्ट। मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे। ठीक है, चलो। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये: द वर्ड हिंदू एज a reference to the people of हिंद was first used by। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में आया है ये। हम लोग हर एक ईयर का करेंगे। ठीक है, 10 ईयर को मतलब टारगेट करती हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलो बताओ मुझे कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। ग्रीक्स, रोमन्स, चाइनीज या अरब? हमारे एंशियंट भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा भारत चारों तरफ से इन सारे पड़ोसियों से घिरा रहा है, चाइनीज हो या ग्रीक्स हो। क्योंकि इंडो ग्रीक तो काफी लंबे टाइम तक उन्होंने भारत पर राज ही किया है ना। काफी लंबे पीरियड में थे, मोइस थे, और भी जो रूलर्स थे वो शकास के रूलर्स आए हैं, उसके पहले इंडो ग्रीक कनिष्क आया है। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स आए हैं जो शक के रूलर थे, और बहुत सारा इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे, शकास में मिक्स कर दिया, इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने भारत के इतिहास में बहुत इम्पैक्ट किया है। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से सही आंसर आपको बताना है। आप यहाँ पे ये पर्शियन एम्पायर देख रहे होंगे, ये पर्शियन एम्पायर आपका वही एम्पायर है जिसमें पहले ससानिद डिनेस्टी थे। उसके बाद यहाँ पर रिलेटेड और भी मतलब एम्पायर्स आएंगे जो अरब से रिलेटेड रूलर्स हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे कुछ समय के बाद यहाँ पर आपको महमूद ऑफ गजनी का एम्पायर दिखाई देगा। अब ये भी रहे हैं भारत के जो पड़ोसी हैं, और ये तो भारत के ऐसे पड़ोसी थे जिनको भारत से बड़ा लगाव था, और बार बार आके भारत पर ये अटैक करते थे, बार बार यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लूटकर ये अपने देशों में चले जाते थे। ठीक है, तो ये नाम अब जो है, अब आपको इसमें से बताना है कि आपको क्या लगता है किसने पहली बार भारत के रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। इस क्वेश्चन से एक बात और भी क्लियर होती है कि हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, अपितु जो लोग इंडस रिवर के पास यानी इंडस रिवर को क्रॉस करके रहते थे उन्हें ही हिंदू कहा जाता था। क्योंकि इंडो होता था, एक्चुअली इंडो रिवर कहा जाता था उसको, सिंधु नदी को। ठीक है, सिंधु को पहले इंडो कहते थे, इंडो ग्रीक लोग भी कहते थे, और उससे पहले कुछ और भी थे। ठीक है, आप बताओ फटाफट से सही आंसर क्या होगा, तब मैं इसे और थोड़ा सा बताती हूँ। यस, मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने सही आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है अरब्स। ठीक है, अरब थे जो कि पहले इंडो इंडो पीपल करते थे। और अब जब प्रोनाउंस होता है कई बार शब्दों का हो ही जाता है ना हेरफेर, ये इंडो करते करते हिंदू हो गया। तो इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स नथिंग बट द नेम हु लिव्स क्रॉस द इंडस रिवर। ठीक है, जो भी भारत में
क्रॉस करके रहता है इंडस रिवर को, उसी को ये लोग हिंदू कहा करते थे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, सही आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदा। वेद हमारे चार हैं, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चार वेद हैं। चार वेद में सबसे पहले ऋग्वेद है। नाउ द क्वेश्चन इज, हु वाज द ब्रह्मवादिनी। एज द नेम डिपिक्ट, अगर आप वर्ड को देखेंगे, एज द वर्ड डिपिक्ट्स इट्स रिलेटेड टू ब्रह्मा, तो वादिनी इट्स रिलेटेड टू वुमन। ठीक है, तो वुमन एस्थेटिक्स से रिलेटेड है, यानी वुमन साधु से रिलेटेड ये वर्ड है। ठीक है, एस्थेटिक। तो ये इन चारों में से कौन थे ब्रह्मवादिनी जिन्होंने कंपोज्ड किया है, कुछ हाइम्स दिए हैं, वेदास में लिखे हैं। ठीक है, हाइम्स आपको पता है कि ऋग्वेद में 1000 से ऊपर हाइम्स लिखे गए हैं, मंत्र उच्चारण जो मंत्र दिए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। इस क्वेश्चन में मोस्टली लोगों ने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है डिस्कस करना जरूरी है। फटाफट से आंसर बताइए। यस, गुड, अब तक कर दिया होगा आंसर आप लोगों ने। देखो, ब्रह्मवादिनी जो ब्रह्मा के तरह ही जिनमें ज्ञान होता था, और पुरुष के अलावा कुछ मतलब वुमेन्स भी रही हैं एक टाइम पीरियड में जिनको ब्रह्म ज्ञान था। ठीक है, उन्हें ही ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। गार्गी जो है एक इंपॉर्टेंट नाम है, और यही कंफ्यूजन भी था कई स्टूडेंट्स को, तो इसलिए उन्होंने गार्गी को टिक किया। एक्चुअली गार्गी भी एक बहुत बड़ी फिलोसोफर है, एक इंडियन सेज है, और इनका बहुत सम्मान भी है। यही वो एक साधु थी, एक वही ब्रह्मवादिनी थी, जो जनक के टाइम पीरियड में, राजा जनक जो सीता के पिता हैं, तो सीता जी के पिताजी जो हैं वो एक बार बार सभा आयोजित करते थे, जिससे कि नॉलेज इन्हांस हो, सब लोग वहां आते थे और आपस में डिबेट किया करते थे। तो गार्गी भी वहां जाती है, उनकी डिबेट किससे होती है, यजना वाक्य से होती है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट आया है, कई बार, कि गार्गी और प्लस कौन से ऋषि थे जिनमें डिबेट चल रही थी, या फिर राजा जनक के समय पर कौन से ब्रह्मवादिनी थी जो कि डिबेट के लिए आई थी। तो ये जरूर याद रखना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। इन्होंने भी कुछ उपनिषद जो है उसमें हाइम्स लिखे हैं, उपनिषद जो ब्रह्मांड है उसमें हाइम्स लिखे हैं, लेकिन ये आंसर हमारा नहीं बन रहा है। हमारा आंसर होगा लोपामुद्रा। क्यों? लोपामुद्रा, जिन्हें कावेरी, कौशिकी और वराप्रद के नाम से भी जाना जाता है, ये ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ऋषि अगस्त्य बहुत इंपॉर्टेंट सेज है। ऋषि अगस्त्य वही है, जब जो राम थे वो वापस आते हैं तो दर्शन करने के लिए वापस अगस्त्य मुनि के आश्रम जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि ऋग्वेद जिस समय पर लिखा जा रहा होगा, या ऋग्वेद जिस समय जिसकी रचना हो रही थी, उस समय ऋषि अगस्त्य भी मौजूद थे। इसीलिए लोपामुद्रा जो उनकी पत्नी है और बहुत बड़ी ब्रह्मवादिनी भी है, वो कुछ हाइम्स लिखती हैं ऋग्वेद में। तो हमारा सही आंसर होगा लोपामुद्रा। ठीक है, इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट नाम आपको मिलेंगे, वाक अम्ब्राणी, रोमसा, गार्गी, घोष, मैत्रेय, ये सारे नाम भी आपके इंपॉर्टेंट ब्रह्मवादिनी में से। तीसरा नाम आपको मिला था लीलावती। तो लीलावती एक बुक का नाम है जो भास्कराचार्य जी ने लिखी है, जो कि मैथ्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर होगा आपका लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जितने ज्यादा मैच द फॉलोइंग आप करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी नॉलेज एनहांस होती है। चलो फटाफट से देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया। हमारे सामने आते हैं ईरास, और दूसरा आता है कि उसकी जो टाइम पीरियड है वो विक्रम ईरा, शका ईरा, गुप्ता ईरा, काली ईरा। ये ज्यादातर क्वेश्चन में विक्रम ईरा और शका ईरा आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, काली ईरा के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, और गुप्ता ईरा कोई कैलेंडर नहीं बल्कि उस वो समय पीरियड है। ठीक है, हमें समय पीरियड बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा विक्रम, जो विक्रम कैलेंडर है, जो कि नेपाल का नेशनल कैलेंडर है, वो इसी को फॉलो करते हैं। हिंदू, मतलब हिंदू जो संप्रदाय जब स्टार्ट होता है तो वो इसी कैलेंडर को फॉलो करता था। चार इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर वही कैलेंडर है जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च करते हैं। और विक्रम संवत और शक संवत जो है वो हिंदी में महीनों के नाम और समय थोड़ा अलग है जिनका। देखिए शक संवत जो कि भारत जिस कैलेंडर को प्रयोग में लाता है स्टार्टिंग से, वो मार्च से शुरू होता है। ठीक है, चैत्र का महीना होता है, एक्सक्यूज मी, यस,
चैत्र का महीना होता है, उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अर्गयान, पौष, माघ, फाल्गुन, ये सारे मंथ के नाम है जिन्हें हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दो इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, विक्रम संवत और शक संवत, दोनों के टाइम पीरियड अब देखने हैं। अब टाइम पीरियड में अगर हम वापस चलते हैं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो विक्रम ईरा है उसका सीधा सीधा 57 बीसी और 58 बीसी आपको याद रखना है, सिंपल, आपको यही याद रखना है। ठीक है, अगर राजा की बात होती है तो विक्रमादित्य राजा उज्जैन के राजा थे जिन्होंने इस ईरा को, इस कैलेंडर को स्टार्ट किया। शक ईरा जो है 78 एडी में शुरुआत होती है, इस बात को याद रखना है। इन दोनों का टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा, कितने सालों का गैप था ये भी याद रखिएगा, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात होती है काली ईरा की, तो काली ईरा वो टाइम पीरियड है जब महाभारत टाइम पीरियड में जिस समय को मतलब नापा जाता था, तो उस समय काली ईरा नामक एक कैलेंडर चलता था जिसका आंसर होगा 3102। अब अगर मैं इसका पूरा मैच करके देखती हूँ तो मेरा राइट आंसर क्या बनता है, फटाफट से बताइए। राइट आंसर बनता है डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का होता है 1। ठीक है, चलिए ये आप मैच कर लीजिएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक। सिंपल क्वेश्चन है, एक बात याद रखेंगे, आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस जो अब आ रहे हैं ना, उसमें मोस्टली वुमेन्स पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो वुमेन्स जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उनको जरूर आप नोट्स में अपने ऐड ऑन कर दीजिएगा। तो संस्कृत प्लेस जो होते थे गुप्ता पीरियड में, बहुत सारे लिटरेचर जो है डेवलप हुआ था, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, और इसीलिए उस टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड भी कहा गया है। ठीक है, गुप्ता टाइम पीरियड को गोल्डन टाइम पीरियड इसलिए नहीं कहा गया कि उस समय बहुत सारा सोना वगैरह जो है डेवलप हो रहा था या मिल रहा था, बल्कि इसलिए कहा गया क्योंकि आर्किटेक्चर हो या लिटरेचर हो, हर इस एरिया के टाइम मतलब एरिया के आसपास बहुत डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, बहुत सारे प्लेस लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स आपको मिलेंगी, ढेरों ढेरों नाम है उसके। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि संस्कृत तो ब्राह्मण बोलते थे और प्लेस भी लिखे जाते थे संस्कृत में, लेकिन उस समय के जो वुमेन्स थे, शूद्र लोग जो थे, उन्हें वो कौन सी भाषा बोलते थे, क्या लगता है आपको? संस्कृत, पाली, प्राकृत या शुरासनी? ठीक है, चलो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर प्राकृत होगा। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन हुईगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखो हमको क्या लगता है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो इसमें क्या ही कंफ्यूजन होगा, बट कंफ्यूजन हुआ है। कई लोगों ने लगाया है टिक पाली को। ठीक है, प्राकृत और पाली दोनों इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जिस समय गुप्ता पीरियड की बात हो रही है उससे पहले जब बुद्धा टाइम पीरियड है, तो जो कॉमन पीपल थे वो पाली और प्राकृत ये दो लैंग्वेज बोला करते थे, और जो संस्कृत होती थी ये थोड़ी टफ होती थी, तो इसे ऋषि बोला करते थे। ठीक है, शुरासेनी भी एक लैंग्वेज ही है, इसे मोस्टली प्लेज में, मतलब जो म्यूजिकली जो बोला जाता है ना, उस समय उस भाषा में सुरासेनी भाषा को करेक्ट किया जाता था। समझ में आ गया? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि अशोका को जनरली इंस्क्रिप्शन में इनमें से किस नाम से जाना गया है? चक्रवर्ती, धर्मदेवा, धर्मकीर्ति या फिर प्रियदर्शी? ठीक है, चक्रवर्ती, धर्मदेवा, धर्मकीर्ति या फिर प्रियदर्शी? यस, बताइए क्या आंसर होगा। ओके, राइट आंसर प्रियदर्शी, सभी को मालूम होगा लगभग, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, मोस्टली टाइम पे क्वेश्चन आया है। अशोका सम्राट को कौन नहीं जानता, भारत का एक बहुत बड़ा नाम। ठीक है, और भारत के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि अगर इनके जो इंस्क्रिप्शंस है जो कि भारत में हर जगह फैले हुए हैं, उस इंस्क्रिप्शंस पे लिखी गई लैंग्वेज को अगर जेम्स प्रिंसप जो हैं वो नहीं पढ़ते, नहीं उसको लैंग्वेज को हम तक पहुंचाते, तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि भारत के एंशियंट पीरियड में इतने बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने कि अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह रखा, और पूरे भारत को ही नहीं उसके आसपास के देशों को भी एकजुट करने की कोशिश की है। ठीक है, वो थे राजा अशोक। अब इनको देवनाम पियादासी, जी इस नाम से भी इनको पुकारा गया है, देवनाम, देवनाम पियादासी। क्यों?
क्योंकि देवता के करीब यानी प्रभु के करीब, डिवाइन के करीब इनको माना गया है, इसलिए भाबरू एडिक्ट जो है उसमें भी आपको ये नाम मिल जाएगा, देवना पियादासी। और एक एडिक्ट और है, आई थिंक कलसी एडिक्ट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं एक बार चेक करके आपको बताऊं कि भाबरू का तो मुझे याद है कि उस पर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। अशोका के इंस्क्रिप्शन पे एक सेपरेट क्लास में जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं कि इसमें तो सेपरेट क्लास बनती ही बनती है। सो ये थे सेट वन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जल्दी मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर्स। अब सभी को कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं, और थोड़ा ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने लेवल तक क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए और कंटिन्यू क्लास को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं उतना ही ज्यादा एजुकेटर को बहुत अच्छा लगता है और मेहनत करने में मजा आता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।